वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम करेक्शन ऑफ एरर्स के टॉपिक में पास्ट एग्जाम का एक क्वेश्चन कर रहे हैं, जीटा ट्रेडर्स, जो कि ऑटम 2019 में 16 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आया था। तो क्वेश्चन ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ जीटा ट्रेडर्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2019 इज अंडर प्रिपरेशन, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड इन दिस रिस्पेक्ट। तो डिफरेंट हमारे पास इंफॉर्मेशंस हैं, जिसमें सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। उसके बाद प्रोविजन वगैरह के पॉइंट्स हैं। ज़्यादातर तो जो है इसमें पॉइंट जो है वो ट्रेड रिसीवेबल और बैड एंड डाउटफुल डेट वाला है इनिशियली बड़ा। उसके बाद कुछ और पॉइंट्स हैं जिसमें आखिर में जाकर ये भी बताया हुआ है कि जीटी यूजेस पीरियोडिक इन्वेंट्री मेथड, जो कि हमारी नॉर्मल एजम्पशन भी होती है कि जब इन्वेंट्री की एंट्रीज करनी है तो परचेजेस वाली करनी है। परपेचुअल अगर बताया हुआ होता तो फिर इन्वेंट्री के परस्पेक्टिव से देखते। क्वेश्चन की दो रिक्वायरमेंट है। एक रिक्वायरमेंट है कि एडजस्टिंग या करेक्टिंग एंट्रीज पास करें, यानी जर्नल एंट्रीज। नरेशन रिक्वायर्ड नहीं है। दूसरा ये कहा है कि कंप्यूट करें नेट इफेक्ट ऑफ द अबव ऑन जीटीज प्रॉफिट, यानी इन चीज़ों का जीटी के प्रॉफिट पर नेट इफेक्ट कंप्यूट करना है। अब कोई प्रॉफिट की फिगर गिवन नहीं है, लेकिन स्टिल हम ये बता सकते हैं कि हर ट्रांजैक्शन की वजह से प्रॉफिट में इंक्रीज होगा या प्रॉफिट में डिक्रीज होगा। तो वो हम एंड में बताएंगे। स्टेप वाइज अगर हम चलेंगे तो पहले हमें जर्नल एंट्रीज ही पास करनी है। सो अब जो रिक्वायरमेंट ए है, इसका आंसर बनाने की तरफ चलते हैं। तो एडजस्टिंग करेक्टिंग एंट्रीज हैं। तो क्वेश्चन की फर्स्ट इंफॉर्मेशन देखेंगे कि ट्रेड ट्रेड रिसीवेबल एज एट 30 जून 2019 जो हैं वो हैं 2.5 मिलियन। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है 400,000 की, और 2.1 मिलियन के नेट ट्रेड रिसीवेबल है। तो ये यानी ईयर एंड पर ही कैलकुलेट हुए हुए हैं। अब इट वाज नोटेड दैट एन ओल्ड आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ 250,000 which was written off previously was settled during the year at 20% discount, यानी 80% पैसे मिल गए। तो 250,000 का 80% बने 200,000। द अमाउंट रिसीव्ड वाज क्रेडिटेड टू ट्रेड रिसीवेबल। तो एंट्री इसकी होनी चाहिए थी कैश डेबिट और बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट, या बैड डेट अगर इनकम बना रहे हैं तो बैड डेट रिकवर्ड क्रेडिट। और एंट्री ये कर दी कि ट्रेड रिसीवेबल्स को क्रेडिट कर दिया। ट्रेड रिसीवेबल्स को क्रेडिट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो ऑलरेडी हमने जब बैड डेट रिकॉर्ड किया होता है तो तभी उनको राइट ऑफ कर दिया होता है, उन्हें तभी क्रेडिट कर दिया होता है, तो डबल डबल क्रेडिट नहीं करना। तो अब ट्रेड रिसीवेबल को डेबिट कर देंगे और बैड डेट एक्सपेंस जो है उसको क्रेडिट कर देंगे, या बैड डेट्स रिकवर्ड की इनकम को क्रेडिट कर देंगे। तो ट्रेड रिसीवेबल क्योंकि गलत क्रेडिट कर दिए थे तो उनको डेबिट किया, और बैड डेट एक्सपेंस को की रिडक्शन या बैड डेट्स रिकवर्ड की इनकम रिकॉर्ड करनी चाहिए थी, तो वो अब रिकॉर्ड कर दी। फिर है कि परचेज रिटर्न अमाउंटिंग टू 500,000 वाज मिस्टेकनली डेबिटेड टू ट्रेड रिसीवेबल। अब हमारी जो परचेज रिटर्न की एंट्री होती है वो होनी चाहिए ट्रेड पेबल डेबिट और परचेज रिटर्न क्रेडिट। लेकिन अब मिस्टेक क्या है? मिस्टेक ये है कि डेबिट ट्रेड पेबल के बजाय किसको कर दिया? ट्रेड रिसीवेबल को। तो ट्रेड रिसीवेबल को डेबिट नहीं करना चाहिए था, तो अब इसको क्रेडिट कर देते हैं। और जो ट्रेड पेबल डेबिट होना चाहिए था वो अब डेबिट कर देते हैं। तो जो रिसीवेबल गलत डेबिट हुआ था उसको हमने रिवर्स कर दिया, और जो पेबल डेबिट होने से रह गया था उसको अब रिकॉर्ड कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है कि राणा एंड सन्स हैविंग अ बैलेंस ऑफ ₹80,000 ड्यू फॉर मोर देन 1 ईयर वाज डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट एंड इट्स बैलेंस नीड्स टू बी रिटर्न ऑफ, यानी इसका बैड डेट एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है, तो सिंपली रिकॉर्ड कर देते हैं।
bad debt expense debit and receivables credit. नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जीटी मेंटेन्स प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, उसमें दो बातें और बताई हुई हैं। एट 25% फॉर बैलेंसेज आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 मंथ, यानी जो मोर देन 6 मंथ वाले हैं उन पे 25% का रेशियो है। सच बैलेंसेज आर एग्रीगेटेड टू ₹600,000, ऐसे बैलेंसेज 600,000 बनते हैं एक्सक्लूडिंग बैलेंस ऑफ राणा एंड सन्स, क्योंकि उसे मोर देन 1 ईयर हो गया, उसको तो हम ऑलरेडी राइट ऑफ भी कर चुके हैं, तो उसके अलावा वालों में से 600 ऐसे हैं। और जो बाकी बच जाएंगे उन पर 5%। अब यहाँ पर हमें जो है एक अंडरस्टैंडिंग ये लेनी पड़ेगी कि ये हम कैलकुलेशन किस तरीके से इनकॉर्पोरेट करें। जो हमने पहले एंट्रीज पास की हैं उसकी वजह से हमारा रिसीवेबल भी चेंज होगा, क्योंकि रिसीवेबल ऑलरेडी जो रिकॉर्ड हो रहा है वो 2.5 मिलियन पर हो रहा है, और प्रोविजन जो अलाउंस है डाउटफुल डेट का वो 400,000 पर शो हो रहा है, और ये दोनों चेंज होने चाहिए। तो कितने से चेंज होने चाहिए, इसके लिए हम एक वर्किंग बना लेते हैं और फिर उसकी एंट्री कर लेंगे। तो रिसीवेबल्स की अगर हम बात करें तो 2.5 मिलियन के क्वेश्चन में गिवन है, 200,000 के हमने डेबिट किए जो कि गलत क्रेडिट कर दिए गए थे बैड डेट्स रिकवरी के टाइम पर, उससे बढ़ गए। 500,000 के जो एक परचेज रिटर्न वाले गलत डेबिट हो गए थे, उसको हमने जब रिवर्स किया तो कम हो गए। और 80,000 का जो हमने बैड डेट रिकॉर्ड किया, इस सब के बाद हमारे पास जो बैलेंस आ जाता है रिसीवेबल का अपडेटेड बैलेंस, वो आ जाता है 2,120,000। अब रिसीवेबल का अपडेटेड बैलेंस इंपॉर्टेंट है ताकि हम अलाउंस की सही कैलकुलेशन कर सकें। तो 6 मंथ ओल्ड जो हैं उनकी अमाउंट हमारे पास है 600,000, और उन पर हमारा 25% का अलाउंस होगा, तो ये अमाउंट बनती है 150,000 की। और इनके अलावा जो हैं आइटम, उनके ऊपर हमारा 5% का अलाउंस होगा, तो हमने 2,120 की जो टोटल अमाउंट थी उसमें से 600,000 ये वाले माइनस कर। तो इसके अलावा जो थे उन पर 5% होना चाहिए, तो वो अमाउंट बनती है 76,000। दोनों को टोटल कर लें तो हमारा जो अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट का बैलेंस है वो होना चाहिए 226,000 एज इट शुड बी। लेकिन अगर हम क्वेश्चन में देखें तो ये बैलेंस 400,000 आ रहा है। तो वी कैन कैलकुलेट के बैलेंस को कम करने की ज़रूरत है। देयर इज डिक्रीज इन अलाउंस रिक्वायरमेंट बाय 174,000। तो अलाउंस को जब 174,000 से कम करेंगे तो अलाउंस डेबिट हो जाएगा और बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएगा। तो क्वेश्चन की जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स थे, उन सब को हमने 1 बाय 1 कवर कर लिया। अब इसके बाद हम सेकंड स्टेप पर आते हैं कि अ चेक डेटेड 25 जून 2019, यानी ईयर एंड से 5 डेज पहले, फॉर ₹150,000 वाज रिसीव फ्रॉम एन इंश्योरेंस कंपनी एंड डिपॉजिटेड बाय द ओनर इन हिज पर्सनल बैंक अकाउंट। तो मिला बिजनेस को चेक है और ले ऑनर ने लिया है। चेक वाज रिसीव्ड इन सेटलमेंट ऑफ एन इन्वेंट्री लॉस क्लेम। तो पैसे किस बात के मिले थे कि इन्वेंट्री कोई लॉस हो गया होगा, उसका इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम दे दिया। एक्चुअल इन्वेंट्री लॉस वाज डिटरमिन्ड एट 180,000। तो हमने जो लॉस कैलकुलेट किया था वो 180,000 था, लेकिन जो चेक मिला वो 150,000 का मिला। नो एंट्रीज हैव बीन मेड फॉर लॉस ऑफ इन्वेंट्री एंड इंश्योरेंस क्लेम। तो कोई भी एंट्री पास नहीं की तो हमें लॉस ऑफ इन्वेंट्री को भी रिकॉर्ड करना चाहिए और हमें इंश्योरेंस क्लेम को भी रिकॉर्ड करना चाहिए। तो ये हम सेकंड स्टेप की एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले हम अगर रिकॉर्ड करते हैं इन्वेंट्री के लॉस को, तो दैट इज 180,000 एबनॉर्मल लॉस रिकॉर्ड होगा, और परचेजेस को क्रेडिट करेंगे क्योंकि पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है। परपेचुअल होता तो इन्वेंट्री को क्रेडिट करते। तो ये तो लॉस रिकॉर्ड हो गया।
उसके बाद जब आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, जितने पैसों का आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल गया उतने पैसों से आपका लॉस रिकवर हो गया, तो 150,000 से लॉस कम कर देंगे। अब अगर कैश बिजनेस को ही रिसीव हुआ होता तो हम कैश को डेबिट करते, लेकिन वो पैसे बिजनेस में नहीं आए, ऑनर ने बिजनेस के वो वाले पैसे खुद अपने पास रख लिए, अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में रख लिए। तो ड्राइंग्स कंसीडर करेंगे इसको हम, और ड्राइंग्स डेबिट हो जाएंगे। तो ये हमारी दो जो एंट्रीज हैं वो इस कॉन्टेक्स्ट में होनी चाहिए। थर्ड है कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाज ब्रॉट फॉरवर्ड एज 280,000 इंस्टेड ऑफ 820,000। तो यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो कम रिकॉर्ड हो गई थी 540,000 से। द एरर वाज ट्राइड टू बी करेक्टेड विद द डिफरेंस बाय क्रेडिटिंग accumulated depreciation and debiting depreciation expense। अच्छा, अब पर्सपेक्टिव ये है कि जब कोई ब्रॉड फॉरवर्ड वगैरह का एरर होता है तो एंट्री करनी क्या चाहिए थी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कम रिकॉर्ड हुई थी तो बढ़ानी तो चाहिए थी, लेकिन डेबिट करना चाहिए था सस्पेंस को, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस कम लेकर आए थे तो हम उसको बढ़ा दें, और क्योंकि उसके बैलेंस कम लाने की वजह से सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हुआ होगा, डिफरेंस क्रिएट हुआ होगा, तो इफेक्ट सस्पेंस में जानना चाहिए था। तो ये एंट्री अगर पास कर देते तो ठीक हो जाता, लेकिन जो एंट्री पास कर दी वो ये की कि डेप्रिसिएशन डेबिट कर दी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कर दी। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो क्रेडिट ही करनी चाहिए थी, वो तो सही रिकॉर्ड हो गई। अब प्रॉब्लम यह है कि सस्पेंस डेबिट नहीं किया और डेप्रिसिएशन को गलत डेबिट कर दिया। तो सस्पेंस को अब हम डेबिट कर देंगे और डेप्रिसिएशन के एक्सपेंस को रिवर्स करने के लिए क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है गुड्स अमाउंटिंग टू 350,000 received from a supplier on 30th June 2019 were included in the year-end physical inventory count but recorded in purchase day book on 1st July 2019। तो आपने ईयर एंड के बाद रिकॉर्ड किया जब ऑलरेडी रिसीव हो चुकी थी और इन्वेंट्री में भी शामिल हैं, तो इनकी परचेज भी 30 जून 2019 में ही रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, तो रिकॉर्ड नहीं हुई, तो अब रिकॉर्ड कर देते हैं। तो पेबल्स क्रेडिट हो जाएंगे और परचेजेस जो हैं वो डेबिट हो जाएंगे। तो परचेजेस डेबिट, ट्रेड पेबल क्रेडिट। फिर है लास्ट पॉइंट कि थर्ड पार्टी स्टॉक ऑफ ₹500,000 लाइंग ऑन जीटी प्रीमिसेस हैज बीन इंक्लूडेड। तो इंक्लूड नहीं होना चाहिए, जो दूसरे का स्टॉक है वो बेशक हमारी पोजेशन में हो, वो हमारा नहीं है, तो हमें उसे अपने इन्वेंट्री के तौर पर रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। अब गलत रिकॉर्ड कर लिया है तो रिवर्स कर देंगे। तो एंट्री जो इन्वेंट्री की होती है, इन्वेंट्री डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स या ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं। तो अब हम रिवर्सल रिकॉर्ड करेंगे कि अब ट्रेडिंग अकाउंट या कॉस्ट ऑफ सेल्स को डेबिट कर देंगे और इन्वेंट्री को क्रेडिट कर देंगे। तो इन्वेंट्री की जो क्लोजिंग एडजस्टमेंट होती है उसका रिवर्सल रिकॉर्ड कर लें। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट थी कि एडजस्टिंग या करेक्टिंग एंट्रीज पास करें, वो कंप्लीट हो गई। अब दूसरा ये है कि हमने इन चीज़ों का इफेक्ट प्रॉफिट पर बताना है। तो पार्ट बी को सॉल्व करने के लिए हम पार्ट ए की तरफ ही चलते हैं पहले, और देखते हैं कि वो कौन से आइटम हैं जिनका ताल्लुक प्रॉफिट और लॉस से है। पेएबल, रिसीवेबल, ये तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के आइटम है। सो बेसिकली जितने भी आइटम प्रॉफिट और लॉस के थे वो हमने आइडेंटिफाई कर लिए। इसमें से जितने आइटम भी क्रेडिट हो रहे हैं वो ऐड प्रॉफिट को इंक्रीज करेंगे, और जितने भी आइटम डेबिट हो रहे हैं
वो प्रॉफिट को डिक्रीज करेंगे। तो वन बाय वन इनका इम्पैक्ट ले लेते हैं। सबसे पहली ट्रांजैक्शन जो है उसमें 200,000 हमें ऐड करना है, तो आंसर पार्ट बी का फॉर्मेट बना लेते हैं। रिकवरी ऑफ बैड डेट, उसके बाद बैड डेट एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है, ये लेस होगा। फिर बैड डेट एक्सपेंस रिड्यूस हो रहा है, ये ऐड होगा। इसके बाद ये जो एबनॉर्मल लॉस टू परचेज की एंट्री है, इसमें 180,000 से माइनस होना है, 180,000 से प्लस होना है, तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि इसका नेट इफेक्ट प्रॉफिट पर कोई भी नहीं है। लेकिन ये जो एबनॉर्मल लॉस की एंट्री है 150,000 की, ये क्रेडिट हो रहा है, तो ये हमें ऐड करना होगा। इसके बाद जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमने रिवर्स किया 540,000 का, वो भी ऐड होगा। परचेजेस रिकॉर्ड की, तो परचेजेस रिकॉर्ड करने से हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। और कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट होने से कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ जाएगी, तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो हम नेट इंक्रीज और डिक्रीज कैलकुलेट कर सकते हैं। 134,000 का इंक्रीज आ रहा है, पॉजिटिव फिगर आ रही है, तो ये नेट इंक्रीज है इन नेट प्रॉफिट ऑन करेक्शन ऑफ ऑल दीज एरर्स। तो ये हमारा पार्ट बी का सोल्यूशन बन जाएगा। तो जब भी आप प्रॉफिट पर इफेक्ट कैलकुलेट करते हैं और आपने एंट्रीज पास की भी होती हैं, तो उन्हीं एंट्रीज की बेस पर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉफिट के ऊपर इम्पैक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।